नमस्कार दोस्तों, विदर्भ राज्य जालेच पाहिजे नहीं समझ आया? यूं तो भारत में भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ, पर भारत में इन दिनों एक और नए राज्य की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पर किसी भाषा के आधार पर नहीं बल्कि एक समझौते के आधार पर। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि एक समझौते के तहत इनसे ये वादा किया गया था कि अगर ये महाराष्ट्र में शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र के अन्य इलाके का जितना विकास होगा उतना ही विकास इस क्षेत्र का भी किया जाएगा। पर आज यहाँ विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बल्कि यहाँ का किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है और इसीलिए ये चाहते हैं कि अब इन्हें महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए और एक अलग राज्य बना दिया जाए जिसका नाम होगा विदर्भ राज्य, जिसके लिए आज कई प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी समिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या महाराष्ट्र इसे अलग होने देगा? कौन कौन सी पार्टी इसका समर्थन करती है और अगर ये महाराष्ट्र से अलग हुआ तो कितना बड़ा नुकसान इसको होने वाला है? क्योंकि विदर्भ के लोगों के द्वारा तो एक सन भी डिसाइड कर लिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस सन के आते आते हमें एक अलग राज्य चाहिए, जिसके लिए एक नए प्रकार की नारेबाजी भी की गई है। कहा गया है कि जय विदर्भ, विदर्भ राज्य जालेच पाहिजे, विदर्भ राज्य चिराए होते जैसे नारे भी दिए गए हैं और कई प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये है विदर्भ राज्य की मांग करने वाली सबसे बड़ी संगठन या फिर सबसे बड़ी समिति, जिसका नाम है विदर्भ राज्य संग्राम समिति, जिनके द्वारा कई प्रकार की रैलियों का अब तक आयोजन करवा दिया गया है और इनके द्वारा इनकी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। अब हम सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि आखिरकार ये विदर्भ कहाँ आता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भारत का नक्शा, जिसमें आपको रेड कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है ये है पूरा महाराष्ट्र, और इसी महाराष्ट्र को काट कर एक राज्य की संकल्पना की जा रही है जिसका नाम क्या होगा? विदर्भ होगा। अब विदर्भ के लोगों ने क्या कहा है कि जिस दिन हमारा एक अलग राज्य बनेगा ना, हम भी अलग राज्यों के साथ में सीमा बनाएंगे। जैसे पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ, पश्चिम में इसी मराठावाड़ यानी कि महाराष्ट्र के साथ में, पूर्व पश्चिम और उत्तर के साथ में हम लगाएंगे मध्य प्रदेश और दक्षिण तेलंगाना के साथ में हमारी सीमाएं भी साझा होगी। अब मैं आपको यहाँ पर पूरी कहानी बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे नहीं कि कल परसों कोई संगठन बना और उठ के आ गया और उन्होंने एक नए राज्य की मांग कर ली। इस राज्य की मांग आज से नहीं की गई बल्कि कई वर्षों से की जा रही है। 1918 से लेकर 2025 आ चुका है और अब तक ये राज्य नहीं बन चुका, पर अब इन लोगों के द्वारा एक सन डिसाइड भी कर लिया गया है कि इस हालत तक तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आखिरकार विदर्भ राज्य बनाने की मांग किसने करी थी। सबसे पहली मांग करी थी 1918 में मन्ना भाऊ जोशी और इनके साथ में थे बाबा साहब खोब्रागडे। इनके द्वारा कहा गया कि हमें तो एक अलग राज्य बना के दे दो, पर उस समय किसी प्रकार की सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद में सन आ गया था 1930 का। उस समय सेंट्रल प्रोविजन का हिस्सा हुआ करता था महाराष्ट्र, तो उस समय भी काटकर एक अलग राज्य की मांग की गई, पर किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे मामला यह ठंडा होता गया और 8 साल बीत गए और 8 साल के बाद वापस से 1938 में केंद्रीय महासभा के द्वारा विदर्भ राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया, पर इस प्रस्ताव पे केवल विचार होते रहे। किसी ने सुनना, समझना या प्रस्ताव को पारित करना नहीं समझा। उसके 2 साल बाद एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। पहली बार विदर्भ राज्य के लिए जब पहली बार रैली निकली थी, वो निकली थी 1940 में मुदोजी भोसले के नेतृत्व में, पर उस समय भी केवल एक रैली बन के रह गई। आज आप जानते हैं ना कि कई प्रकार के लोग अपनी मांग को रखने के लिए केंद्र सरकार के सामने रैलियों का आयोजन करते हैं, सभा का आयोजन करते हैं, पर वो एक सभा ही बन के रह गई थी। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर ये विदर्भ बनता है तो महाराष्ट्र के कितने सारे जिले अपने साथ में लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है पूरा महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर विदर्भ बनता है तो ये इतना बड़ा हिस्सा इससे छिन जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे 11 जिले किससे अलग हो जाएंगे? महाराष्ट्र से अलग हो जाएंगे। और आप जरा सोच के बताइए, क्या महाराष्ट्र इसे अलग होने देगा?
या नहीं देगा, है ना? जरूर से मुझे इसके बारे में सोचकर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर महाराष्ट्र अलग होने देगा या नहीं। मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, आप जरूर से लिखिएगा। अगर ये महाराष्ट्र से अलग होता है तो विदर्भ अपने साथ में 98,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया लेके चला जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के भूभाग का, अगर महाराष्ट्र 100% है तो महाराष्ट्र का 30% हिस्सा इससे छीन जाएगा और 20% जनसंख्या भी इससे छीन जाएगी। और अगर ये वाला क्षेत्र इससे छीन गया तो समझ जाइए कि महाराष्ट्र जो अभी बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है ना, अगर हम मान के चलें कि 100% बिजली का उत्पादन होता है तो उसमें से 65% बिजली का उत्पादन इसी विदर्भ राज्य के अंदर होगा, जो कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र से चला जाएगा। दूसरा, इसी वाले क्षेत्र में यानी कि इसी विदर्भ राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, नदियों का उद्गम है। नदियाँ भी यहीं से प्रवाहित होती हैं और इसके साथ में कोयला, यहाँ से कई प्रकार के खनिज भी निकलते हैं और कई प्रकार के बिजली संयंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र इसे पूरी तरीके से खो देगा और महाराष्ट्र कभी भी नहीं चाहता है। अब आप जरा सुनिए, विदर्भ के लोगों का कहना है कि हमारे साथ तो शुरू से ही नाइंसाफी होते आई है। विदर्भ का जो चंद्रपुर है और चंद्रपुरा के अलावा जो गढ़चिरौली वाला इलाका है, इन दोनों वाले क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला निकलता है और इस कोयले का सप्लाई क्या होता है, दूसरी जगह होता है। हालांकि यहाँ दोनों जगह बिजली भी बनती है, पर इसका ज़्यादा फायदा जो है विदर्भ वाला क्षेत्र नहीं लेता है, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र लेता है और हम हैं पूर्वी महाराष्ट्र, जहाँ का किसी प्रकार का विकास नहीं है। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया था कि नागपुर को आपने सेकंड राजधानी का दर्जा दिया है, बस वो कहने के लिए दिया है ना, हम केवल कहने के लिए सेकंड राजधानी है। बाकी जो मेन फैसले आपको करने होते हैं, या तो आप मुंबई के अंदर जाके करते हो या फिर आप पुणे के अंदर जाके करते हो। यानी कि हमारा आपके साथ होना नहीं होना, किसी प्रकार से आप इस चीज़ को तवज्जो दे के नहीं चलते हो। इसीलिए अच्छा होगा कि आप हमें महाराष्ट्र से अलग ही कर दो, अलग राज्य का ही दर्जा दे दो। हम यहाँ से हमारा विकास करवाना जानते हैं। जब हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर संसद के अंदर जाएगा तो हम हमारे क्षेत्र का विकास भी करवा लेंगे। अब इसके साथ ही आप देखिए, यहाँ पर जो बहुत बड़ी पार्टी अभी बनी हुई है, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, इनके एक बहुत प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है वामन राव चंटप। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, वामन राव चंटप, और इनके साथ में प्रकाश भाऊ पोहरे और इनके साथ में एक महिला है जिनका नाम है रंजना मरबड़े। इन तीनों के द्वारा अभी हाल ही में जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया और रैली में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, जिनके द्वारा लगातार ये नारेबाजी की गई कि हमें किसी भी सूरत में अब राज्य चाहिए ही चाहिए। और देखिए लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर। अब ये तो आपने देखा है कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति यहाँ बनी हुई है। इसके साथ एक और समिति है जिसका नाम है NVAS, यानी कि नाग विदर्भ आंदोलन समिति बनी हुई है। ये भी क्या कर रही है, ये भी अलग अलग क्षेत्र में जा जाके क्या बोल रही है, हमें एक अलग राज्य चाहिए। अब इनको पता है कि ऐसे मांग करने से राज्य नहीं बनेगा, इसलिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला। नया तरीका कैसे निकाला, लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, भूख हड़ताल पर ये लोग बैठ गए और इसके साथ एक नया आंदोलन यहाँ पर शुरू किया, रास्ता रोको का आंदोलन, ताकि लोग जब परेशान होंगे और लोग जब परेशान होंगे तो सरकार तक अपनी बात पहुँचेगी। इसलिए नए प्रकार के आंदोलन यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। अब आप जरा सुनिए, इस बात का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है बीजेपी और इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध करती है शिवसेना। ये बात भी यहाँ पर निकल के आती है। अब आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। 1940 का मैंने आपको बता दिया था कि 1940 में भोसले साहब के द्वारा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया गया था और उसके बाद ये मामला लगातार ठंडा होता गया। पर एक दिन एक बार फिर से मामला उठा, कब, 1950 के आते आते 1950 में। इसीलिए मामला उठा क्योंकि उस समय बातें चल रही थी कि अब एक नए राज्यों का निर्माण होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं 1956 के अंदर भारत में कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ, पर 56 में राज्य बनने से पहले, यानी कि 1956 में राज्य बनने से पहले इसकी कल्पना तो की जाती है, इसके प्रस्ताव तो रखे जाते हैं। तो 1950 के अंदर जब भाषाई आधार पर कई सारे राज्यों का निर्माण हो रहा था तो उस समय भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी। 1953 के आते आते फैजल अली कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी कि आप 1956 में जब किसको बना रहे हो, मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हो, तो आप उसके साथ में इसका निर्माण भी कर दो। पर उस समय भी
इसकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। देखिए आप कितना प्रयास किया जा रहा है, 1918 से लेकर 1953 तक का टाइम आ गया, तब भी नहीं हुआ। आखिरकार 1956 के अंदर मध्य प्रदेश का निर्माण तो हो गया, पर आज भी विदर्भ वहीं का वहीं है। 1960 में क्या हुआ, एक बार फिर से ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से हुआ, जब विदर्भ का ही पड़ोसी क्षेत्र, जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जा रहा था। और उस समय इन लोगों ने इतना ज्यादा कहा था कि हमें राज्य दे दो, पर राज्य नहीं दिया गया और राज्य नहीं मिला, बल्कि इनके साथ 1960 का एक नागपुर समझौता करके इन्हें कह दिया गया कि आप महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाइए, आपके अधिकारों की सुरक्षा हम करेंगे और आपका जितना भी विकास करना होगा, पूरे महाराष्ट्र का जितना विकास होगा उतना विकास भी हम करेंगे। और इनके साथ समझौता करके अंततः इन्हें 1960 के अंदर महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग बना लिया और ये तक कह दिया गया कि कई सारे अधिवेशन नागपुर के अंदर किए जाएंगे, यानी कि विदर्भ के एरिया से किए जाएंगे, जो कि आज भी नहीं होता है। बस इन्हें और समझौते का लालच देके क्या कर दिया गया, समझौते के तहत मिला लिया गया, पर आज भी कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए महाराष्ट्र के मन में डर है कहीं ना कहीं कि अगर विदर्भ अलग होता है तो सारी नदियां छीन जाएगी, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, गोदावरी नदी, तो ये सारी की सारी नदियां इनसे छीन जाएगी। अरे कितनी बार मांग होगी भाई। मैं तो यहाँ पे अगर आपको बोलूँ ना कि 1918 से लेकर 2025 तक की मैं बात बता रही हूँ, तो शायद मेरे शब्दों में आपको मांग विदर्भ ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी डिमांड करने के बाद भी आज भी ये मांग पूरी नहीं हुई है। अगर इस बात को सही तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार को बिल्कुल इस राज्य का निर्माण करना चाहिए। मतलब इवन भारत के अंदर जितने भी राज्यों का अभी डिमांड चल रही है उन सबको बना देना चाहिए। अगर एक अलग राज्य होगा तो उनका एक अलग विधानसभा भी होगी, अलग प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी होंगे, और कितना वहां पर बजट जा रहा है, कितना वहां का विकास हो रहा है, वो सीधा सरकार के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। तभी तो हर एरिया का विकास होगा और हर एरिया की बातें वहां तक पहुंचेगी। ऐसे बड़े बड़े राज्य होंगे और वहां के एमपीज उनको जाके नहीं पूछेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को दुख होता है कि नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, आपको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पे भी करना चाहे जरूर से कर लीजिएगा। अब आप देखिए, अब आती है बारी बहुत बड़े जन आंदोलन की, और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था 2000 के अंदर। देखिए लगातार जो है मांग को लेकर आंदोलन होते आए हैं। 2000 के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग जो भी थे वो सब के सब हाथों में पोस्टर लेकर हमें चाहिए एक विदर्भ राज्य के नाम से सड़कों पर उतर आए थे, पर उस समय भी सरकार ने एक ना सुनी। अभी 2014 के अंदर भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जब तेलंगाना का गठन हुआ तब भी यहाँ के लोग सड़क पर उतर आए। इनका कहना था कि भाई आप तेलंगाना का गठन कर रहे हो। अब आप देखिए विदर्भ राज्य की मांग हो रही है, कितने जिले उसमें हो जाएंगे, 11 जिले। तेलंगाना को जब बनाए गए थे तो उसके अंदर कितने जिले थे, 10 ही जिले थे ना, 10 जिले उसके अंदर थे। आज 33 हो गए हैं, पर उस समय 10 जिले हुआ करते थे। तो एक छोटा सा राज्य जब बन सकता है तो इधर राज्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और 2014 के अंदर इधर हम बात करें अगर नितिन गडकरी और इनकी बात करें देवेंद्र फडणवीस, तो इनके द्वारा भी कहा गया कि भाई ये राज्य तो बनना चाहिए। और 2014 के अंदर चुनावी माहौल के समय पीएम मोदी के द्वारा भी कहा गया था कि हम इसके ऊपर जरूर से विचार विमर्श करेंगे और जरूर से इस राज्य को राज्य का दर्जा देने के बारे में हम सोचेंगे। पर इस बात का चाहे बीजेपी सपोर्ट करती हो, पर इसके साथ ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो है इसका लगातार विरोध करते आई है, और विरोध की वजह तो आप जरूर से सोचिएगा। अब आप देखिए विदर्भ के लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर मिशन रखा गया है, और मिशन आपको दिखाई दे रहा है मिशन 2027। मिशन 2027 में इनके द्वारा कहा गया है कि हम विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक नए प्रकार का रोड मैप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी काम करने वाली है, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति। इन्होंने कहा कि 2027 का मेन लक्ष्य है, और इस तक आते आते हमें किसी भी हालत में एक राज्य का दर्जा यहाँ पर हासिल करना होगा, और आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत हमें राज्य का दर्जा यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि आज जो महाराष्ट्र है वो कहीं ना कहीं कर्जे में डूबा हुआ है, और अगर वो इतना ज्यादा कर्जे में रहेगा तो यहाँ का युवा हमेशा ही बेरोजगार रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, और आत्महत्या करने की वजह क्या है।
आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आंकड़े कि कितने लोगों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। जनवरी से मार्च की हम बात करें तो 869 किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। एक छोटा आंकड़ा नहीं होता है, 869 किसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जनवरी से लेकर केवल मार्च तक का आंकड़ा है ये। इसके साथ ही अगर 2024 के इसके साथ ही अगर हम 2024 से लेकर 2025 के जनवरी तक की बात करें तो 2706 किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। और मराठावाड़, अगर मराठावाड़ पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो तकरीबन 2775 किसानों के द्वारा आत्महत्या की गई। और आत्महत्या के पीछे की वजह सबसे बड़ी यह है कि इस एरिया का कोई विकास नहीं, क्योंकि विदर्भ यहाँ पे आ रहा है पूर्व में, सबसे ज़्यादा विकास होता है पश्चिम के अंदर। इसी पूर्व वाले इलाके में सिंचाई व्यवस्था सही ढंग से सुचारू लागू नहीं है। जितने भी कृषि संसाधन हैं उनका सही ढंग से वितरण यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी सूखा पड़ जाता है, जिसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगाती है। यहाँ का किसान ज़्यादातर खेती करता है कपास की, जिसके लिए बीज बहुत महंगा आता है, जो कर्ज लेकर बीज लेके आते हैं और फिर बाद में अगर पानी की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाए, या तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर पानी नहीं आए, सूखा हो जाए, तो उसकी वजह से जब फसल खराब हो जाएगी, कर्ज में डूबेगा इंसान, तो कर्ज में डूबने के बाद आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा और यहाँ पर आत्महत्या करनी पड़ती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो किसान का अगर सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं और अगर वो मंडी के अंदर बेचने के लिए जा रहा है अपने कपास को, तो वो बहुत सस्ता बिक जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसकी कोई ढंग की कीमत नहीं मिल पाती है। तो कीमत को लेकर भी यहाँ पर बात है। और सबसे बड़ी बगावत यहाँ विदर्भ राज्य को लेकर इसीलिए है क्योंकि इन लोगों का बार बार एक ही बात बोलना है कि सबसे ज़्यादा विकास पश्चिमी महाराष्ट्र में है, पूर्वी महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। बस यहाँ से कोयला ले जाओ, बस यहाँ से बिजली ले जाओ, यहाँ के जितने भी खनिज हैं उनको लेके जाओ, पर यहाँ का किसी प्रकार का विकास मत करो। इसके साथ ही आप देखिए अभी कुछ समय पहले यानी कि 30 मार्च 2025 की बात है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना बहुत लंबे टाइम से संगठन चला आ रहा है, काम कर रहा है। 30 मार्च 2025 के दिन क्या हुआ था, पुलिस की गिरफ्त में विदर्भ आंदोलन समिति के कार्यकर्ता, क्योंकि पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने का प्लान बनाया था। इसमें 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इनका कहना है कि विदर्भ राज्य की मांग के चलते पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी, पर जैसे रविवार को पीएम मोदी का दौरा होना था और शनिवार को ही इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब पीएम मोदी का काफिला निकला था तो उस समय कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और लगातार एक नारे लगा रहे थे, जय विदर्भ, विदर्भ राज्य लेकर रहेंगे, ऐसे नारे वहां पर गूंज रहे थे और काले कपड़े पहनकर वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। तो यहाँ पर सरकार को बिल्कुल सुननी चाहिए और अगर एक अलग राज्य की मांग यहाँ पर हो रही है तो इसे जरूर पूरा करना चाहिए। दूसरा, विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों ने कहा है कि विदर्भ बहुत इंतजार कर लिया है, महाराष्ट्र पर 8.14 लाख करोड़ का कर्जा है, जिससे हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना असंभव है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और इस राज्य में हमारे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए अब हम अलग राज्य बन के रहेंगे। आप अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा, अपनी भड़ास जरूर से निकालिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिखिएगा क्या विदर्भ अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं, महाराष्ट्र के साथ में है तो सही है या गलत, जो भी आप सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।